बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वाले तमाम मोहतरम व्यूअर्स को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 जून 2026 की तारीख है और पाकिस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:30 बज रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ आपके सामने मुद्दे रखने हैं और कुछ आपके सामने सियासी हालात, ताज़ा तरीन खबरें जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हर तरफ आग लगी हुई है, उस पे हम बात करेंगे, फिक्र करेंगे, आपको भी फिक्र की दावत देंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं खुसूसी दरख्वास्त करूंगा अपनी प्यारी बहन डॉक्टर शबाना वैनकूवर कनाडा, अपने प्यारे भाई अब्दुल मजीद साहब और अपने मोहतरम भाई जो है वो आशिक साहब से, क्योंकि पाकिस्तानियों ने 139 अरब का हज कर लिया है। और दूसरा ये कि उनके हिस्से में तनकीद आती है, उनके हिस्से में जो है ना वो हकारत आती है। वो उनके लिए मैं वो छोड़ता हूं कि वो हकारत से जो है ना कमेंट्स करें तो कुछ गालियां वगैरह भी दे दें, गालियां भी देते हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बहरहाल जो मुल्क से बाहर हैं, जो काफिर मुल्कों में रहते हैं, मैं उनसे जो है वो गुजारिश कर रहा हूं। मुद्दे क्या हैं? जनरल आसिम मुनीर मुर्दाबाद, जनरल कर्नल की सरकार नहीं चलेगी। और पहली दफा ऐसी फुटेजेस वसूल हुई हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, वरना मैं आपको दिखाता तो आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। ये भी बड़ी मुश्किल से फुटेजेस पहुंची हैं, लेकिन ऐसी फुटेजेस वो मकबूजा कश्मीर में मैंने नहीं देखी। 55 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखी जो आजाद कश्मीर की हैं। ये पहला मुद्दा होगा और इस सब के जो जिम्मेदार हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। दूसरा मुद्दा है कि शदीद गर्मी में मैं हीरा मंडी चला गया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ इसका क्या लिंक बनता है? पाकिस्तानी अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी के साथ इसका क्या लिंक बनता है? सादत हसन मंटो की खूबसूरत तहरीरें आपके सामने रखनी है। उसके बाद तीसरा मुद्दा कि ये जो पाकिस्तान है, मैंने आपको एक दफा बताया था ना कि बाबा जी गांव वाले वो कहते थे कि कैद आजम हमारे गले में मुसीबत डाल गए हैं, वो कहते थे। आज मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैद आजम की बहन क्या कहती थी। और इस वाक़े की चश्मदीद गवाह अभी जिंदा जावेद हैं, जिंदा है वो अभी, जिनके सामने ये वाक़या पेश आया और मिस फातिमा जिन्ना ने इसका इजहार किया। यह आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान में एक कतरा पानी का नहीं जाएगा। ये अटल साहब हैं, पाटिल साहब हैं, ये वजीर हैं पानी के इंडिया के, और उन्होंने कहा है कि सख्त हदायत हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कि एक कतरा भी वहां न जाए। सुरंगें खोदें, जो मर्जी करें, दरियाओं के रुख तब्दील करें। और मैं हैरान हूं, आपको याद होगा हुज्जाज बिन यूसुफ, सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ ने गुरूर में आकर, जोम में आकर कि राजा दाहिर एक हिंदू, वो नाहिद नाम की एक लड़की को कैद कर ले। हालांकि उस वक्त हुज्जाज की अपनी कैद में हजारों औरतें और मर्द थे, लेकिन उससे राजा दाहिर बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मुसलमानों का स्टेटस था उस वक्त, उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे तिजारती काफिले पे राजा दाहिर हमला कर दे और बंदी बना ले ताजरों को। उसमें एक नाहिद नामी खातून भी थी जिसने खत लिखा था मुबैना तौर पे। यहां खुलेआम जो है वो बताया जा रहा है कि एक कतरा भी नहीं जाएगा, इधर किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। ये 4 मुद्दे हैं हमारे। इन 4 मुद्दों को हम डिस्कस करेंगे। आपको जब तक वीडियो अच्छी लगे आप देखें, जब मेरी शक्ल से उकता जाए तो आप बिल्कुल
स्किप कर दें, क्विट कर दें। सबसे पहले हम बैन अल-अक़वामी खबर रखेंगे। बैन अल-अक़वामी खबर यह है क्योंकि इसमें ईरान इन्वॉल्व है। अगर ईरान इन्वॉल्व न होता तो मैं तो ज्यादातर कोशिश करता हूं कि कौम की आवाज जितने लोगों तक पहुंच सके, आगाही पहुंच सके, अपने लोगों के दुखड़े, लेकिन चूंकि ईरान इन्वॉल्व है, ईरान हमारे जिस्म का हिस्सा है, तो इसलिए ये रिपोर्ट करना पड़ता है। दोबारा बड़ी कार्रवाई की धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको पता है वीकेंड आ गया, वीकेंड पे वो यही करता है, वो धमकियां देना शुरू कर देता है। ये 39वीं धमकी दी है उसने, 39th। कांग्रेस में ये झूठ खुले हैं कि ये झूठ क्यों बोलता है यार, ये सदर क्यों इतना झूठ बोलता है। ये बात कांग्रेस में भी डिस्कस हुई है। कालिबाफ कहते हैं और मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि धमकियों से तो खैर हम डरने वाले नहीं हैं, हम साइफर वाले नहीं हैं कि इमरान को हटाओ, अदम एतमाद लो, हम नारे हैदरी वाले हैं, बाढ़ में जाओ तुम भी और तुम्हारी धमकियां भी। ये बहरहाल धमकी लगाई है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। लबनान में वहशियाना बमबारी जारी है और जो है वो 12 अफराद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी दौर का सबसे खूबसूरत मुल्क लबनान, सबसे खूबसूरत लोग, सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत बैरूत, लेकिन फिर एक शैतान उन पे मुसल्लत हुआ जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, वहां पे फिर बमबारी हुई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 61% इजरायली वो तंग हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, 61%। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी मशवरा दिया है नेतन्याहू को कि वो अब सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ले। दुनिया की जब तारीख लिखी जाएगी गैर जानिबदाराना तौर पे, तो इस शख्स का नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। ये इंसानियत का कातिल है, ये जंगी मुजरिम है, ये क्रिमिनल है, ये टुच्चा है, बदमाश है, बच्चों का कातिल है। इसने अपनी सारी सियासत में यही कुछ किया। अगली खबर यह है कि अमेरिका में जो महंगाई है वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये ईरान का दिया हुआ तोहफा है इनको बड़ा जोम था ना अपनी मिशत पे कि हम ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इलाज महंगा हो गया है, पेट्रोलियम या एनर्जी महंगी हो गई है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। ये रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है। अब मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान का निजाम किस तरह चलता है। ये हैं सादत हसन मंटो, आपने नाम सुना होगा, जबरदस्त लिखा रही हैं। इनको फाश गो कहा जाता है। ये फाश चीजें लिखते हैं, जिस किस्म का मुआशरा होता है तो उसी किस्म की कहानी होती हैं, अफसाने होते हैं। मंटो लिखता है कि मैं शदीद गर्मी के महीने में हीरा मंडी चला गया। जिस घर में गया था वहां की नायका 2 अदद विंडो एयर कंडीशनर चलाकर अपने ऊपर रजाई ओढ़कर सर्दी से कपकपा रही थी। उम्र ज्यादा थी नवाज शरीफ की तरह। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान या नून लीग की नायका है और तो उसका कोई काम धंधा है नहीं, यास्मीन राशिद से हारा है, तो वो कपकपा रही थी सर्दी से। मैंने कहा मैडम 2 एसी चल रहे हैं, आपको सर्दी भी लग रही है, आप एक बंद कर दें ताकि आपका बिल भी कम आएगा। ये शाम को फौजी बैठते हैं CMH और MH में। सुबह तो टाल मटोल करते हैं फौजियों को जो फ्री होते हैं, असल ये बैठते हैं शाम को। और बाद सितमगर तो यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते, वहां पे वो फिर ब्लडी सिविलियंस को चेक करते हैं 2-2 हजार 25-2500 फीस पे। अब यकदम बाहर से उनके कमरे में दाखिल होना तो आपकी आंखें, आपका चेहरा वो बिल्कुल ही अजीब कैफियत का शिकार हो जाता है। मैं चूंकि मरीजों के साथ बहुत जाता हूं, गांव से मरीज आते रहते हैं तो उनके साथ जाता हूं, तो बंदा यही नायका वाली कंडीशन होती है उनके कमरों में। सरकारी हर्ष है, ये आप चेक कर लें, बिल भी कम आएगा।
तो वो मुस्कुराकर बोली कि असा केड़ा ए बिल अपनी जेब विचों देना है। नायका ने कहा, असा कोलो देवना है बिल, अपनी जेब विचों देवना है। ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, अशराफी आएगी, लुत्फे छोड़ जाएंगे, फिर उनकी बेटियां, वो मूदा कंजर ने कहा था ना कि अगर मैं बता दूं ना कि हीरा मंडी में किस किस की बेटियां किस किस के बिस्तर की जीनत बन रही हैं तो पाकिस्तान में जलजला आ जाए। लुत्फे तो छोड़ आते हैं, मुस्तफा घर के बारे में सुना होगा और बहुत सारे, खैर गद्दी नशीन पीर। तो मूदा कंजर ने कहा था, बड़ा मशहूर किरदार था मूदा कंजर, ये यूट्यूब पे देख लें। तो हमने कौन सा जेब से देना है। मंटो कहते हैं कि काफी साल गुजर गए और मुझे गुजरांवाला असिस्टेंट कमिश्नर के पास किसी काम के लिए जाना पड़ गया। शदीद गर्मी का मौसम था, साहब भी शदीद गर्मी में भी पेंट कोट पहने बैठे हुए थे। असेंबली में देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, यूसुफ रजा गिलानी को देख लें, पेंट कोट इस मौसम में पहने हुए थे और 2 विंडो एयर कंडीशनर फुल टॉप के साथ चल रहे थे और साहब को सर्दी भी महसूस हो रही थी। एसी साहब, मैंने कहा जनाब एक एसी बंद कर दें ताकि बिल कम आएगा। तो साहब बहादुर बोले, असा केड़ा ए बिल अपनी जेब विचों देना है। एसी कहता है, या सादिक से पूछ लें। कभी आप असेंबली हॉल में जाएं, आपसे नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है वो उतनी कूलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाता, उतनी कूलिंग वो बर्दाश्त नहीं कर पाता हमारा जिस्म, जितनी ठंड जो है ना वो असेंबली हॉल के अंदर होती है वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो एसी साहब ने कहा, ये पूरा निजाम है पाकिस्तान का। मंटो कहता कि मेरा ज़हन फौरन हीरा मंडी की नायका की तरफ चला गया कि ये तो पूरा मुल्क ही हीरा मंडी है, कि दोनों के मुकालमे और सोच एक ही जैसे थी। तब मैं पूरा मामला समझ गया, यानी इस मुल्क के तमाम इदारे ऐसी ही नायका सोच रखने वाले अफराद के हाथों में हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये आदत थी कि कमरे से निकलते वक्त बिजली के सारे बटन बंद कर दिया करते थे। अपने घर में हो, मेरे यहां हो या किसी मेजबान के घर में, हर जगह उनका यही मामूल होता था। और जब मैं उनसे पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहा करते थे कि हमें एक एक वोल्ट भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं उनसे आखिरी बार 31 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल हाउस में मिला था। हम कमरे से निकले तो वो मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आए और कमरे से निकलते वक्त उन्होंने हस्बे आदत खुद ही तमाम स्विच ऑफ कर दिए। मैंने उनसे कहा, जनाब ये आपका घर नहीं है, ये गवर्नर जनरल हाउस है और ये सरकारी क़यामगाह है, इसमें रोशनियां जलती रहनी चाहिए। कायद आज़म ने जवाब दिया कि ये सरकारी क़यामगाह है, इसलिए तो मैं और भी मोहतात हूं। ये मेरा और तुम्हारा पैसा नहीं है, ये सरकारी खजाने का पैसा है और मैं इस पैसे का अमीन हूं। अपने घर में तो मुझे इस बात का पूरा अख्तियार था कि अपने घर की बत्तियां सारी रात जलाए रखूं, लेकिन जहां मेरी हैसियत मुख्तलिफ है, तुम जीने से उतर जाओ तो ये बटन भी बंद कर दूंगा। मिर्जा अबुल हसन अस्फहानी का मजमून, बेमिसाल लीडर। ये अस्फहानी साहब ने लिखा जिन्ना के बारे में कि जिन्ना किस सोच के मालिक थे। दाढ़ी नहीं थी, आप जानते हैं, क्लीन शेव थे,
किसी दौर में मूंछें रखी थी। बहरहाल शुक्र है उनका कोई मदरसा वगैरह नहीं था। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि ओबनाय हुर्मुज से 100 मिलियन बैरल जो है वो तेल हमने चोरी किया है, चोरी करके गुजारा है। ये दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कह रहा है, और हमने 200 जहाज गुजारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और हमने इस तरह जरूरियात पे कंट्रोल पाया है। इस बात पे कांग्रेस में सवाल हुआ है कि यार इतना कूड़ा आदमी है, क्योंकि ईरान कहता है कि हमने टैक्स लिया है। कोई गुजर के देखे, बात थोड़ी सी समझ में आने वाली भी है कि वहां पे पासदारान इनकलाब हैं और सिक्योरिटी है, और 100 मिलियन बैरल, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। मैंने आपको एक दफा कहा था कि जब जंग लगती है ना, जिन मुल्कों के दरमियान में भी लगे, तो सबसे पहला कत्ल सच का होता है, सच कत्ल हो जाता है, उसके बाद फिर ये सारे अपनी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमने वहां से इसको सब तजिया निगारों ने जो है वो रिपोर्ट किया है। बड़ी खौफनाक रिपोर्ट दी है अक़वाम मुत्तहिदा ने। ये है तरक्की, ये है तरक्की याफ्ता मुल्क। क्या रिपोर्ट दी है यूएनओ ने? 117.8 मिलियन लोग, 117.8 मिलियन, दुरुस्त सुना है आपने, उनके पास छत नहीं है। उसकी वजह है जंग, उसकी वजह है तशद्दुद, उसकी वजह है इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी, और उसकी वजह है जुल्म सितम। ये जब एवरेज निकाली जाए तो हर 17वां बंदा, 17वां बंदा बेघर है। और उनकी वजह ये तरक्की याफ्ता ममालिक है। ईरान पे हमला किसने किया? गजा को खंडर किसने बनाया? शाम को खंडर किसने बनाया? लीबिया पे किसने हमला किया? इराक को बर्बाद किसने किया? देख लें, इल्जाम मुसलमानों पे, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान जहाद का दर्स देते हैं। 117.8 मिलियन ये बेघर हैं लोग, जिनके पास कोई छत नहीं है। और आगे कहता है यूएनओ, जब छत नहीं है तो दूसरे जराइम इसके साथ रिलेटेड हैं, जिस्म फरोशी, डाके, चोरियां इसी के साथ रिलेटेड हैं। अगली खबर में चले। अगली खबर यह है, जिस तरह पाकिस्तानियों ने माल बनाया ना, पाकिस्तानियों मीन हुक्मरानों ने, पाकिस्तानियों ने बेचारों ने किधर बनाया जंग में। 2025 में ट्रंप और उसके खानदान ने सिर्फ क्रिप्टो से 2.3 अरब डॉलर्स कमाए। 2.3 अरब डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप और उसके खानदान ने। बाकी जो उसके चमू चमाट हैं, हवारी हैं, वो कहां पे पहुंचे? जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वीकेंड है, तो उसने कहा जी के धमकी दे दी है, मार्केटें खुलना शुरू होंगी, स्टॉक एक्सचेंज, तो ये कहेगा मुआहदे के करीब है। बहरहाल ये इन्होंने 2.3 अरब डॉलर किनारे पे लगाए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जो 12 सीटें हैं कश्मीर की, मुहाजिरीन की पाकिस्तान में, उस पर शफाफ इलेक्शन होगा। अब आपने हंसना नहीं है। ये गारंटी दी है सियालकोट के रंगबाज ख्वाजा आसिफ ने। 2018 में ये उस्मान डार से हारा, फौरन डैडी को फोन मिलाया, बाजवा को डैडी ने जितवाया। 2024 में उस्मान डार की मां से हारा, फौरन डैडी को फोन मिलाया, आसिम मुनीर को, जीत गया। ये कह रहा मैं गारंटी देता हूं। अभी जीबी में क्या हुआ कि जी 16 जून को ऐलान किया जाएगा। 24 सीटें थी, मेरा ख्याल है कोई 2 लाख 2.5 लाख वोट थे।
اس کا اعلان 16 کو ہوگا، کیونکہ سارے حالات دیکھ کے پیپلز پارٹی بجٹ میں تعاون کرتی ہے، نون لیگ کتنا تعاون کرتی ہے، کتنا، تو اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ یہ لوگ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ شفاف الیکشن ہوگا، اور بڑی قربانیاں دی کشمیری مہاجرین نے، دریا خون سے بھر گئے۔ لفادی تو ان کے پیچھے ختم ہے نا، شبانہ روز یہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، ایڑیاں رگڑنے دے، یہ دگڑ دلے معذرت، یہ دڑ دلے معذرت، یہ اسٹیبلشمنٹ کے چمو چماٹ مسلی، یہ جو ہے نا وہ یہی لفادی ان کی۔ ترقیاتی بجٹ میں بالآخر 1046 ارب کی کمی کر دی گئی ہے۔ 1046، پہلے کون سی ترقی ہو رہی پاکستان میں؟ وہ جو کوئی نالی سڑک بن جاتی تھی اس میں بھی 1046 ارب، صوبے دستبردار ہو گئے۔ سہیل آفریدی لیٹ گیا، الٹا لیٹ گیا۔ اب اس سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ بس سہیل آفریدی یہ یاد رکھے، اس نے سٹینڈ نہ لیا نا تو نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی کو دیکھ کے بڑے نوجوان انسپائر ہوئے تھے کہ ٹوٹی ہوئی چپلیں ہوں، پرانے کپڑے ہوں، بندہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے اگر عمران جیسا لیڈر ہو۔ عثمان بزدار چرواہا وہ بن گیا، عمران کا جادو تھا، ان کو کون جانتا ہے۔ تو سہیل آفریدی ہر چیز سرنڈر کر گیا، صوبے کی بھی تصویر بھی بنوا لی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ مجھے کہا جائے نا، مجھے اردلی، سرفراز بگٹی، چابی والا کھلونا، ویسے تو بلوچوں کے ساتھ میں فخر کروں گا تصویر بنواتے ہوئے، کوئی عام بلوچ، بکریاں چراتا ہوا بلوچ، کان میں کام کرنے والا بلوچ، ان سے تو میں فخر سے تصویر بنواؤں گا، سرفراز بگٹی کے ساتھ نہیں بنواؤں گا۔ وہ سندھ والا جو کارٹون ہے مراد علی شاہ، اس کے ساتھ، اور اردلی کے ساتھ تو مجھے کوئی پیسے بھی دے تو میں نہیں بنواؤں گا۔ بہرحال سہیل آفریدی، آج بھی اس کی تصویر وائرل تھی ٹوٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ، ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے۔ لیکن سہیل آفریدی کیا حاصل کرتے ہیں، کیا حاصل کر پاتے ہیں؟ گڈ بوائے بن گئے ہیں، سویٹ بوائے بن گئے ہیں۔ کوئی ٹکر کا ملا نہیں ہے جرنیلوں کو، ٹکر کا ایک ہی ملا ہے، اکرام اللہ نیازی کا بیٹا، ایک ہی ملا ہے جس سے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، وہی ملا ہے۔ بہرحال مسوار نہیں پوری، تو 1046 روپے کا کٹ جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ حکومت نے اقتصادی سروے جاری کیا ہے، اپنے مقرر کیے ہوئے اہداف سارے ناکام، کوئی بھی پورا نہیں ہوا، اپنے مقرر کیے ہوئے۔ 6.1 جی ڈی پی تھی عمران خان کے دور میں، اب 4 بھی نہیں ہے، 3.7 کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، ان کے داد و شمار، یعنی جھوٹے داد و شمار میں بھی پٹ گئے ہیں خود، نکمے، نکھٹو، لانتی، بددیانت، چور، مرڈررز، سالے، وہ کوئی ہدف بھی یہ حاصل نہیں کر پائے اپنے اقتصادی سروے میں۔ اس کے ساتھ خبر سنیں، بنگلہ دیش کی معیشت تاریخ میں 500 ارب ڈالرز کو کراس کر گئی ہے، 500 ارب ڈالرز کو، آدھا ٹریلین۔ بڑے وقت پہ سوچ آئی تھی ان کو، بڑے وقت پہ، اور وہ نکل گئے، کوئی نمبر 1، کوئی نمبر 2۔ اس جرنیل سے امریکہ بہت ڈرتا ہے، یعنی جب ہم مشرکین تھے نا، مشرکین مکہ تھے، جاہل تھے، پتہ نہیں تھا، تو جو بھی چیف آتا تو مارکیٹ میں ایک سودا آتا، اس جرنل سے بڑا ڈرتا ہے امریکہ۔ اللہ، اس جرنل سے بڑا ڈرتا ہے۔ رائیونڈ والے دوست ہیں، تو ایک دن بندہ کہہ رہا تھا، یہ بھی جب مشرکین تھے دور جہالت میں، کہ رائیونڈ پہ امریکہ نے سرخ دائرہ لگایا ہوا ہے۔ ہم کہتے تو اللہ، اب پتہ چلا بھی کیوں دائرہ لگایا ہوا، انہوں نے کیا کرنا ہے،
وہ खाद देते हैं 40 लाख जमा होके, खाद जबरदस्त देते हैं, क्योंकि मैं खुद गया हूं ना, मैं खुद गया हूं, खाद ही खाद सारी जमीन को। और उन्होंने क्या करना है, क्या करना है, रायवन डाले, हाँ नमाजें रोदे दाढ़ियां जबरदस्त जबरदस्त, मैं कोई अल्लाह माफ करे, लेकिन उन्होंने क्या करना है, जिस और को दायरा लगा। ये भी हम जब मुशरकीन थे तो एक तबलीगी बताता था, तो यहां पे जो है वो फिर हमीद गुल ने बताया कि अमेरिका इनको लगाता है, इनसे अमेरिका डरता है, इनको लगाता अमेरिका है, ये हमीद गुल ने बताया था। जो भी चीज बनता हम कहते इससे बड़ा डरता है अमेरिका। एक हम जब मुशरकीन थे ना कि जी फौज पाकिस्तानी हो और असला अमेरिका का हो, ये भी एक था सौदा मार्केट में, जब हम मुशरकीन थे। तो हम पता चलना पाया भाई ये क्या को मारने, इन्होंने सोटे डंडे असला, वो जो वॉर फैक्ट्री बना रही है किसके लिए बना रही है। बहरहाल बांग्लादेश 5 अरब क्रॉस कर गए। आजाद कश्मीर में जो फसाद है ये सिंदूर 2 है। ये कहा है सबसे फटकार ज़दा शक्ल और लानती शक्ल वाले राना सना ने कि ये सिंदूर 2 है। जरा जो मूंछों पे तेल लगा के वहां पे ये बात कहो, अगर राणे हो तो तुम्हें पता चल जाए कि ये सिंदूर 2 है या सिंदूर 3 है। अब क्या फातिमा जिन्ना का भाई ये बनाता पाकिस्तान, वो बाबा जी वाली बात ज़हन में रखें। सईदा आबदा हुसैन साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इनके शौहर थे, ने अपनी यादों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है, फख्र इमाम, इनके शौहर हैं स्पीकर, जिसमें उन्होंने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से एक हैरत अंगेज मुलाकात का वाकया शामिल किया है और जिसे दी न्यूज इंटरनेशनल ने भी रिपोर्ट किया। सईदा आबदा हुसैन लिखती हैं कि 1965 में जब वो 19 साल की भरपूर जवान थी और अपनी वालिदा के साथ कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मिलने उनके घर गई थी, तो फातिमा जिन्ना ने खुद दरवाजा खोला और अकेले ही उन्हें एक अंधेरे और हबस ज़दा बैठक नुमा कमरे में ले गईं। सईदा आबदा हुसैन ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के अल्फाज का हवाला दिया जो तवील अरसे तक उनके जवान जहन पर हावी रहे। अल्फाज क्या थे, ये असल बात है। अगर मेरे भाई ने ये सब कुछ पहले से देख लिया होता, ये सब कुछ, ये बात हो रही है 65 की, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ पहले से देख लिया होता तो क्या वो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए इतनी सख्त मेहनत करते। फातिमा जिन्ना कह रही हैं, क्या वो एक ऐसा मुल्क चाहते जहां ना आइन हो ना इंसाफ, ये जहां माहिर चापलूस ताकतवर बन जाए, नहीं बन गए। लंदन प्लान, अर्दली, मुख्यमंत्री, उधर सुहेल आफरीदी चापलूस, जबकि दयानतदार और बावकार लोग पीछे रह जाएं। इमरान खान, फातिमा जिन्ना 65 में कह रही हैं, सईदा आबदा हुसैन के सामने कह रही हैं। अगर पाकिस्तान को ऐसा ही बनना था तो पाकिस्तान बनाना एक अहमकाना गलती थी। वो बाबा जी, ये फातिमा जिन्ना कह रही हैं, किताब ले लें, किताब है, ये किताब है जी, दी पोलिटिकल ओडेसी ऑफ ए पाकिस्तानी वुमेन, पावर फेल्योर, द पोलिटिकल ओडेसी ऑफ
ए पाकिस्तानी विमेन, ये किताब का नाम है, ले ले, पैसे भरें, खुद पढ़ें। और ये तो थोड़ी सी लाइनें हैं, ये जो मुलाकात थी ये बड़ी लंबी थी और फातिमा जिन्ना ने जो जो कुछ उस वक्त कहा। तो पाकिस्तान बनाना एक अहमकाना गलती थी। सईदा आबदा हुसैन मजीद लिखती हैं कि मैंने अपने अंदर एक झुरझुरी सी महसूस की और जितनी जल्दी मुमकिन हो उस तारीख गुफ्तगू से दूर हो जाना चाहती थी। कि फातिमा जिन्ना क्या कह रही हैं? ये पाटिल साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि एक कतरा पाकिस्तान में नहीं जाएगा पानी का, और ये खुसूसी हदायत हैं फाशिस्ट नरेंद्र मोदी की। टनल्स बनाएं 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, पानी को ब्यास में फेंकें, किसी और तरफ ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान को एक कतरा नहीं मिलेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। यहां पे खुद कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान, खुद कहते हैं ना, खुद कहते हैं। हमले होते हैं अफगानिस्तान पे क्योंकि आगे से जवाब नहीं आता, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना कोई एंटी एयर क्राफ्ट सिस्टम है। कल परसों भी हमला हुआ है बलोचिस्तान में, सुना है 60 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया है, अरबों का सामान जल गया है। कोई कह रहा है ऑयल टैंकर थे, कोई कह रहा है मदनियात थी, जल गए। हर तरफ आग, हर तरफ। अब देना पाटिल को जवाब, और जवाब को ये नहीं कि DGISP प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाए, ना 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 ना, शाहीन को फिट करें लॉन्चर में, और जो डैम बन रहे हैं, बगलियार है या बग्याड़ है या सलाल है, मुख्तलिफ नाम है, बटन दबाने से पहले नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और नारा हैदरी बटन दबा दें, यही इलाज है। हम तो 3 दिन पिटते रहे इंडिया से। इंटरनेशनल जो कुव्वतें थी उन्होंने कहा सब्र करो, अभी इंडिया को नहीं मारना। फिर वो सबसे 3rd क्लास अल फतेह मिसाइल है, वो है शिबरात के लिए, वो हमने दागे, वो तो एयरफोर्स मैदान में आ गई। एयरफोर्स ने राफेल गिरा दिए, गिराए, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जितना मर्जी तरदीद करे, गिराए, डंकी की चोट पे गिराए। अच्छा, जिन लोगों ने राफेल गिराए उनकी प्रमोशन या उनकी प्रोजेक्शन नहीं हुई, टीवी पे नहीं आए। आपको याद है अभिनंदन इमरान के दौर में जहाज गिरे, MiG-21, अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, झाड़ू जैसे मूंछे, कितना अप्रिशिएट किया गया। वो एक बिल्ला सा था सिद्दीकी, एक नुमान अली खान था, टीवी पे लाया गया, इनाम दिए गए, क्या क्या। पूरी कौम जो है ना, डीपियां लगाई कौम ने, खासकर सिद्दीकी की, कराची का। यहां इंटरनेशनल नहीं नहीं नहीं, बस खत्म, दबा दो। ये भी सुना है कोई खवातीन पायलट इधर गिर गई थी, वो भी उन्होंने कहा नहीं दिखानी टीवी पे, इसी तरह दे दो। अब पाटिल कह रहा है कि एक कतरा नहीं जाएगा। खान होता ना तो मैं जवाब देता कि किस तरह कतरा नहीं जाएगा, वहां से पानी निकाल लेता जहां से तुम लोग तसव्वुर भी नहीं करते। बहरहाल देर है अंधेर नहीं है। हमने मकबूजा कश्मीर में नहीं सुना कि अस्पताल में घुसकर गोलियां मारी गई। वीडियो आ गई है, अस्पताल के छेद भी आ गए हैं। जिन जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया उनको अस्पताल में मारा गया। फजर के वक्त नमाजी बाहर निकले, रेंजर्स की बख्तर बंद गाड़ी ने घुमा के फायरिंग की, वीडियो आ गई है। नमाज मस्जिद से निकल रहे थे, सीने में गोलियां लगी। जनरल आसिफ मुनीर क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी टेन्योर के लिए? इनको तारीख में किन अल्फाज में याद रखा जाएगा?
21 अफराद की तस्दीक हुई है कि हेलीकॉप्टर में जान बहक हुए, उनके नाम आए। अब उनके नीचे जो कमेंट्स हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, हो तो गए हैं। नीचे जो कमेंट्स आए कौम के, जिम्मेदार आसिम मुनीर, फौज को इस मकाम पे कौन लाया? आसिम मुनीर, फौज खुद लाई। जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है पूरी फौज उधर देखती है। ये DGISPR आसिफ गफूर ने कहा। आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा कि मेरी चीची पे 7 लाख छल्ला चीची दा छला माई ला लिया, मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घरे जाके शिकायत लावांगी। वो फिर देखते रहे चीची की तरफ, मुल्क में आग लगी रहे। या फिर अल्लाह पाक ने उन 21 बंदों को बचा लिया निहत्ते लोगों को मारने से, उनकी कोई नेकी काम आ गई। अच्छा, कोई जनाजे में नहीं गया क्योंकि सियासी बयानिया नहीं बनना था। वो तो रेंजर्स गाड़ी के नीचे आ जाएं तो अगले दिन आंखों में शोले लेकर रेंजर्स की एक्सीडेंट में वहां पहुंच गए। सियासी PTI के खिलाफ सियासी बयानिया बनाना था। अब कोई नहीं गया, ना अर्दली गए ना चीफ साहब गए जनाजों पे। अब क्यों नहीं गए? PTI के खिलाफ बयानिया नहीं बन रहा था। हालांकि हेलीकॉप्टर तो मिशन पे था। जिसने भी भेजा चंगे काम तक भेजा, भेड़े काम तक भेजा, जिसने भी भेजा मिशन पे था, कोई जनाजे पे नहीं गया। और अस्पताल के अंदर गोलियां, मस्जिद के बाहर गोलियां। जनरल आसिम मुनीर मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद, कश्मीरियों की तहरीक जिंदाबाद। किसी ने फवाद चौधरी से पूछा कि हुकूमत के बुरे दिन चल रहे हैं। फवाद चौधरी कभी कभी बड़ी जबरदस्त बात करता है। मेरा ख्याल है बेगम के हाथों मजबूर है, ठरकी आदमी है सारे। यार तो फवाद चौधरी से किसी ने कहा कि हुकूमत के बुरे दिन चल रहे हैं, तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि हुकूमत के बुरे दिन आएंगे तब पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जनरल आसिम मुनीर पे बुरे दिन आएंगे, जनरल आसिम मुनीर को लकवा होगा, जनरल आसिम मुनीर को फालिज होगा, जनरल आसिम मुनीर को हार्ट फेलियर होगा, जनरल आसिम मुनीर की जुबान गूंगी हो जाएगी, चलने फिरने से कासिर हो जाएंगे। फिर आप समझ लें कि पाकिस्तान के अच्छे दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। वैसे पूरे मुल्क में जनरल आसिम मुनीर ने अपने इक्तदार के लिए, इक्तदार की तवालत के लिए आग लगा रखी है। और उन्हें पहले अपने करतूतों को पता था जो इस्तिस्ना ले लिया। ये इस्तिस्ना काम नहीं आते। फिरौन को भी था, यजीद को भी था, नमरूद को भी था। कौन था उनका एहतसाब करने वाला? क्या हुआ? तो ये इन पे बुरे दिन आएंगे तो पाकिस्तान के अच्छे दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।